तो देखिए, ग्रीन प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है और क्लोरोफिल की ही कैपेसिटी है सन की लाइट एनर्जी को लेकर उसे एटीपी में कन्वर्ट करने की। क्लोरोफिल की कैपेसिटी है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसे एटीपी में कन्वर्ट कर देगा, जिस कारण प्लांट इस एनर्जी को यूज करके अपना फूड खुद बना सकते हैं, क्योंकि हर काम के लिए एनर्जी चाहिए और प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए। अब उसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए तो वो उन्हें कहाँ से मिलेगी? एटीपी से। और वो एटीपी की एनर्जी को सनलाइट की एनर्जी से एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट किया जाएगा और काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। तो इस तरीके से ग्रीन प्लांट्स हैज a capacity to absorb light energy and convert it into the form of ATP. क्लियर? तो ये आपका पहला कन्वर्जन हुआ लाइट एनर्जी का एटीपी में, फूड के फॉर्म में, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस टू मेक फूड, लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाना। तो ये कैपेसिटी केवल ग्रीन प्लांट्स की है, जिसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये पहला कन्वर्जन हुआ। लेकिन हमने आपको बताया है कि 100% कन्वर्जन नहीं होता, 100% नहीं है। तो जब सन की लाइट एनर्जी फोटोसिंथेसिस में यूज होगी तो थोड़ी सी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाएगी, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देगी। क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी इतना टेम्परेचर होता है तो हमें ये महसूस नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट कन्वर्जन हो गया। प्लांट के पास फूड के फॉर्म में लाइट एनर्जी स्टोर हो गई। अब आपके सेकंड कन्वर्जन कौन सा है? मैंने आपको बताया था रेस्पायरेशन प्रोसेस। रेस्पायरेशन प्रोसेस जो है, इसमें भी एनर्जी का कन्वर्जन होता है, जिसमें फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पायरेशन का जो मेन मतलब है वो ये है कि सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना। जब ये फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा, मतलब जलेगा, तो आपको मालूम है किसी भी चीज को के जलने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलने के बाद 3 ही प्रोडक्ट बनते हैं, CO2, H2O और हीट। तो ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। तो सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल जलेगा और फूड मॉलिक्यूल जब जलेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो भी ये 3 ही प्रोडक्ट बनाएगा, जिसमें CO2 और वाटर वेपर, इसको तो हम ब्रीथिंग के द्वारा ब्रीथ आउट कर देंगे। बच्चे की हमारी हीट, और इस हीट को माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, ये इस निकलने वाली हीट को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो आपकी केमिकल एनर्जी फूड के फॉर्म में स्टोर थी, वो आपके रेस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा कन्वर्जन हुआ। लेकिन हमने आपको बताया 100% कन्वर्जन नहीं होता, जिस कारण यहाँ भी आपकी हीट निकलेगी इस कन्वर्जन में। जब माइटोकॉन्ड्रिया इस हीट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे ये भी आपके जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो अंदर इन्वायरमेंट, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी हुई, वहां का टेम्परेचर बढ़ा देगी। ठीक? तो ये आपके सेकंड कन्वर्जन क्या हो गया हमारा? रेस्पायरेशन।
रेस्पिरेशन, जिसमें फूड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, इसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो हम सब जितने भी लिविंग बींग्स हैं, सभी लिविंग बींग्स में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहती है, जिसके कारण हम इसे एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। तो लिविंग बींग्स की एनर्जी करेंसी क्या हो जाएगी? एटीपी। तो ये हमारा सेकंड कन्वर्जन हो गया। थर्ड कन्वर्जन, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। भाई देखिए, हम सबके अंदर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, और हमें जो भी काम करना है, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के ना तो आंख खुलेगी, ना हमारा हार्ट चलेगा, ना ब्रेन चलेगा, ना हम कुछ मूव कर पाएंगे। तो इसलिए हर काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देगा? एटीपी, जो हमारे अंदर स्टोर है। और किस प्रोसेस के द्वारा स्टोर हुआ है? रेस्पिरेशन। तो ये एटीपी, जब हमें कोई काम करते हैं, हाथ भी उठाया तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी एटीपी लूटेगा, एटीपी देगा। ये एटीपी का ब्रेकडाउन होगा, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस। तो एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, जिसे हम ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, और हमें काम करने के लिए एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा थर्ड कन्वर्जन, जो लिविंग बींग्स में ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। फर्स्ट कन्वर्जन फोटोसिंथेसिस, सेकंड कन्वर्जन रेस्पिरेशन। फर्स्ट कन्वर्जन में सन की लाइट एनर्जी को फूड के फॉर्म में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। सेकंड कन्वर्जन में फूड की केमिकल एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। थर्ड कन्वर्जन में एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ और काम करने के लिए एनर्जी मिली। हमने कहा हर एक में थोड़ी बहुत एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी। तो वो आपकी लॉस हम कैसे महसूस कर सकते हैं? अगर हम बहुत ज्यादा मस्कुलर वर्क कर रहे हैं, डांस ही कर रहे हैं अगर हम, तो डांस करने में सारी मसल्स मूव करेंगी। जब सारी मसल्स मूव करेंगी, तो मूव करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कौन देगा? एटीपी। तो एटीपी का ब्रेकडाउन होकर एनर्जी मिलेगी। जितना ज्यादा वर्क करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना ज्यादा एटीपी टूटेगा, और जितना ज्यादा एटीपी टूटेगा, उतनी ज्यादा हीट लॉस होगी, है ना? 100% कन्वर्जन नहीं है। तो जितना ज्यादा एटीपी टूटेगा, उतनी ज्यादा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होगी, और ये एनर्जी मिल जाएगी। भाई 100% कन्वर्जन नहीं है, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस भी हो जाएगी। और ये कहाँ महसूस होगी? ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगी। तो आप देखिए, जितना ज्यादा काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, तो जितना ज्यादा आप मस्कुलर वर्क करते हैं, उतनी ज्यादा आपके अंदर हीट अंदर प्रोड्यूस होगी, और आपको गर्मी लगेगी, है ना? तो ये आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ना, अपन डांस करके बैठते हैं तो उतनी ज्यादा हीट निकलती है अंदर से। क्योंकि हमारे अंदर होमोस्टेसिस की पावर है। हमने आपको एक लाइव प्रोसेस बताया था, क्योंकि हमारे अंदर होमोस्टेसिस की पावर है, मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की पावर। कैसे बैलेंस करेंगे? जब बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होने से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो कैसे बैलेंस होगा? स्वेटिंग हो जाएगी। तो जब अंदर हीट प्रोड्यूस होती है तो पसीना आता है ना, स्वेटिंग होती है। तो ये जो प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस कर देगा। तो इस तरीके से होमोस्टेसिस के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो ये था हमारे एनर्जी ट्रांसफर। अब देखिए, हम आपको यहाँ पे एक चीज बता दें,
जब एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जब एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस होती है। इसके मतलब एक सिस्टम से जब दूसरे सिस्टम में एनर्जी जा रही है तो थोड़ी सी एनर्जी जो लॉस्ट हो रही है वो सिस्टम की लीकेज के कारण हो रही है ना। मतलब सिस्टम में कोई गड़बड़ी है जिसके कारण आपके हीट लॉस हो रही है। ये एक सिस्टम और ये दूसरा सिस्टम, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई। जब ट्रांसफर हो रही है तो ये हीट के फॉर्म में निकल रही है। इसके मतलब यहाँ पे सिस्टम में कोई गड़बड़ी है, मतलब रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। इसे क्या बोलेंगे? रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। सिस्टम में गड़बड़ी है जिसके कारण ये लीकेज बनी है, तो इसे हम डिग्री ऑफ डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। जो हीट प्रोड्यूस हुई है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर कहते हैं, जो सिस्टम की रैंडमनेस के कारण हो रही है, सिस्टम की गड़बड़ी के कारण हो रही है, ये डिग्री ऑफ डिसऑर्डर। और इसे हम एंट्रोपी भी कहते हैं। ये आपकी क्या कहलाएगी? एंट्रोपी। क्लियर? तो जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होगी, एक टाइप की एनर्जी दूसरे टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तो जो आपकी थोड़ी बहुत एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है रैंडमनेस ऑफ सिस्टम के कारण, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ डिसऑर्डर या फिर एंट्रोपी। तो ये था पिछले टर्म का जो हमने आपको समझाया था, ये डिग्री ऑफ। देखिए अब आ जाइए आपके ओपन सिस्टम। ये कुछ टर्म है बेटा। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं? ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। ये आपके दो सिस्टम है। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर बना रहे। सिस्टम और इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट हो गया, सिस्टम और इन्वायरमेंट के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर बना रहे, उसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। और जिस सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो उसे हम कहेंगे क्लोज सिस्टम। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग्स, उन सब की बॉडी ओपन सिस्टम है और नॉन लिविंग बींग्स की बॉडी क्लोज सिस्टम है। कैसे? हम सब लिविंग बींग्स हैं, इन्वायरमेंट से एक्सचेंज कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वेस्ट निकाल रहे हैं। तो ये एक्सचेंज हमारे और इन्वायरमेंट के बीच बना हुआ है। तो हम लोग की बॉडी क्या हो गई? ओपन सिस्टम। चूंकि हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है तभी तो हम सरवाइव कर रहे हैं। और अगर ओपन सिस्टम नहीं होती तो क्या होता? देखिए मान लीजिए हम बाहर नहीं ले पाते, हमारे अंदर CO2 प्रोड्यूस होती और CO2 प्रोड्यूस होती जाती और बाहर नहीं निकल पाती तो हम मर जाते। क्यों? CO2 इज हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी बॉडी से ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती। जैसे ही आपकी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ेगा, ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अगर ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो भी हम डेड हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमारी बॉडी, लिविंग बींग्स की बॉडी ओपन सिस्टम है, इसीलिए हम सरवाइव कर रहे हैं, ये जी रहे हैं। और क्लोज सिस्टम में एक्सचेंज नहीं होता तो वो बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। जैसे हम बताएं, एक बंद डब्बे में हम कुछ मॉलिक्यूल्स ले लें और उसे हीटअप करें, उसे हम हीटअप करें, तो हीटअप करेंगे तो अंदर ही अंदर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और अंदर ही अंदर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा।
ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से वो टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पा रहा। आपको मालूम है कि वॉल्केनो कैसे आते हैं? अर्थ से आते हैं ना, जैसे हमारी ये अर्थ है। अर्थ का अगर आपको मालूम है, सेंटर पॉइंट होता है कोर, फिर होता है मेंटल, और ये होता है क्रस्ट। हमारे ये जो मेंटल वाला रीजन है ना, इस मेंटल वाले रीजन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप पाए जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जानते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस? यूरेनियम, थोरियम, ये सब आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं जो मेंटल वाले रीजन में होते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो आपके एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनका न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अब वो अनस्टेबल है तो टूटेगा, और जब तक टूटता रहेगा, जब तक कोई स्टेबल न्यूक्लियस वाला एलिमेंट ना बना ले। जैसे यूरेनियम 238 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये टूटेगा, और जब तक टूटता रहेगा, जब तक स्टेबल एलिमेंट जैसे पोटेशियम या लेड पे आके रुकता है, तो टूटता रहेगा। वो बात अलग है कि काफी सालों लग जाएंगे, लेकिन ये आपके टूट टूट के किसमें, पोटेशियम और लेड में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से जब ये टूटेगा तो आपको मालूम है हीट लॉस होगी। तो यहाँ पे मेंटल वाले रीजन में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि ये लिविंग तो है नहीं, ये हीट ऐसे तो बाहर निकल नहीं सकती कि एक्सचेंज हो रहा हो। तो जब बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है तो ये धरती फाड़ के बाहर निकलती है। यही वॉल्केनो है आपके। वॉल्केनो ज्वालामुखी फटते हैं ना, तो ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो टूट रहे हैं लगातार, और इनके टूटने से हीट प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि ये आपके अर्थ जो है, ऐसा तो है नहीं कि एक्सचेंज हो जाए, हीट बाहर निकल जाए। तो ये क्या होता है, जहां से कोई आपकी हीट मतलब इतनी ज्यादा जब बढ़ जाती है तो ये विस्फोट करती है, जिससे कि ये खुल जाएगा वॉल्व और ये हीट बाहर आ जाएगी। यही वॉल्केनो है। तो इस तरीके से अगर बंद डब्बे में मॉलिक्यूल्स को हीट अप करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा और ये टेम्परेचर बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या होगा, डब्बा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब है क्लोज सिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इन्वायरमेंट से एक्सचेंज नहीं करता है, और ओपन सिस्टम सरवाइव करता है। क्यों? क्योंकि ये एनवायरमेंट से एक्सचेंज कर सकता है। क्लियर? अब आ जाइए स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मैंने आपको बताया था कि कोई रिएक्शन है, जैसे आपके क्लियर, जब दोनों के बीच इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, कहने का मतलब है इनकी जब इनपुट की रेट और आउटपुट की रेट इक्वल हो जाए, जब इनपुट की रेट और आउटपुट की रेट इक्वल हो जाए, तो उससे हम कहते हैं स्टडी स्टेट। क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग बॉडी है और हम लोग में स्टडी स्टेट नहीं आ सकती जब तक सरवाइव कर रहे हैं। क्यों? अगर स्टडी स्टेट आ जाएगी तो ना तो हम कुछ लेंगे और ना ही कुछ देंगे। क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 निकाल रहे हैं, इसके मतलब दोनों की रेट में डिफरेंस है, तभी तो उसको लाने के लिए हम ले रहे हैं और दे रहे हैं। तो स्टडी स्टेट लिविंग बींग में नहीं आएगी। कब आएगी? एट द टाइम ऑफ डेथ, जब ना कुछ हम लेंगे और ना ही देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी स्टडी स्टेट। तो ये 3 टर्म है बेटा इन फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टेसिस। हमने आपको होमोस्टेसिस का मतलब बताया था, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस करने की पावर कहलाती है होमोस्टेसिस। जैसे टेम्परेचर बढ़ जाए तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, बॉडी में पानी कम हो जाए या बढ़ जाए तो अपने आप कंट्रोल होता है। तो ये सब अपने आप ही होता है ना, हम तो कुछ नहीं कहते कर
हमारी बॉडी में फीडबैक मैकेनिज्म होती है। फीडबैक का मतलब जानते हैं, किसी को पीछे से इनिशिएट करना। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि जब कोई लड़की ससुराल जाती है, लड़ाई हो रही है, नहीं सुन रही है, तो लोग ससुराल वाले कहते हैं ना, इसे मायके की फीडबैक मिल रही है। मायके की फीडबैक मिल रही है मतलब मायके का सपोर्ट मिल रहा है, इनिशिएशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये फीडबैक का एक नेचुरल मीनिंग है। अब देखिए यहाँ पे कैसे फीडबैक होगी लाइफ में। एक्चुअली जब हमारे अंदर कोई प्रोसेस होता है, जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं कि हमारे अंदर जैसे बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़े तो कैसे कंट्रोल होगा वो देखिए, या फिर हमारे अंदर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो देखिए, पहले हम आपको ये बताते हैं, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये जब ये ब्लड देखिए, ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो कैसे कंट्रोल होगा। आपने सुना होगा हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब ब्लड वेसल्स के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड से गुजरेगा, ये ब्लड गुजर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने देखा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एक हार्मोन निकालेगी जो है आपके, सॉरी ब्लड का लेवल कम है, ग्लूकोज का लेवल हम कम का बता रहे हैं, पहले आपको ग्लूकोज के लेवल कम का बताएं। चलिए बड़े का ही बता दो तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ही हुआ। चलिए देख लीजिए, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए इससे मैसेज जाएगा आपके पेनक्रियास में, या फिर आप ये कह लीजिए कि पेनक्रियास अपने आप इनिशिएट हो जाएगा, जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। पेनक्रियास इनिशिएट होगा तो कौन सा हार्मोन निकलेगा, इंसुलिन। और ये इंसुलिन हार्मोन ब्लड में बड़े हुए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देगा। ये इंसुलिन निकलेगा, जैसे मान लीजिए ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है तो ये इनिशिएशन इसको पेनक्रियास को मिलेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड का कैंसिल कर दीजिए क्योंकि उसको आप टाइम में देखिए, इसका देखिए कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है तो ये पेनक्रियास को इनिशिएशन मिलेगा। पेनक्रियास अपने अंदर से इंसुलिन हार्मोन निकालेगा। जब पेनक्रियास देखेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है तो वैसे ही अपने अंदर से क्या निकालेगा, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, भाई जितना ब्लड में ग्लूकोज रहना चाहिए उतना तो छोड़ देगा, बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे ग्लाइकोजन में बदल देगा। ये इंसुलिन हार्मोन जितना ब्लड में ग्लूकोज रहना चाहिए उतना तो छोड़ देगा, बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज को किस में बदल देगा, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन फिर लिवर और मसल्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस अपने आप हुआ, इसमें हमने तो कुछ नहीं किया। तो ये इससे फीडबैक मिली पेनक्रियास को, किससे मिली, यहाँ से जब ब्लड गुजरा तो ब्लड में इसने देखा कि ग्लूकोज बढ़ा है, और ग्लूकोज बढ़ा है तो इससे इनिशिएशन मिला कि इंसुलिन निकालो। तो इसने इंसुलिन निकाला, उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला और लिवर और मसल्स में स्टोर कर दिया। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल हो गया। तो ये थी कौन सी, फीडबैक मैकेनिज्म। अब इसी का उल्टा समझ लीजिए, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाए और यही ब्लड जब पेनक्रियास के पास से गुजरेगा तो पेनक्रियास देखेगा कि ग्लूकोज का लेवल डाउन है, तो उस समय पेनक्रियास एक हार्मोन निकालेगा, ग्लूकागोन हार्मोन निकालेगा। भाई बढ़ता है अगर ग्लूकोज का लेवल तो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, और जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो पेनक्रियास ग्लूकागोन हार्मोन निकालेगा।
और ये ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करेगा, लिवर और मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर है ना, इसे तोड़ के ग्लूकोज में बदलेगा और ब्लड में मिला देगा। भाई जो स्टोर है ग्लाइकोजन, इसका ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में बदल देगा और ग्लूकोज को ब्लड में मिला देगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से पेनक्रियास को अपने आप से इनिशिएशन मिला, फीडबैक मिला, जिससे अपने हिसाब से इसने हार्मोन सीक्रेट किए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल कर दिया। तो ये आपकी कौन सी मैकेनिज्म हुई, फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ होमोस्टेसिस। अब आपको थायराइड का समझाएं। थायराइड देखिए, आपको मालूम है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है नेक वाले रीजन में। थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये देखिए, जब अच्छा हार्मोन जितने भी हैं वो सब ब्लड के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगी, वो ब्लड के द्वारा ही टारगेट पॉइंट पे जाएगा और अपना काम करेगा। तो जब ब्लड पिट्यूटरी ग्लैंड से गुजरेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से जब ब्लड गुजरेगा, ये ब्लड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगी इसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम है, थायरोक्सिन हार्मोन कम है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगी कि इसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम है, तब क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने अंदर से हार्मोन निकालेगी, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा ब्लड के थ्रू, और थायराइड ग्लैंड को इनिशिएट करेगा कि वो थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करे। तो देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन निकलने लगेगा, भाई ये ब्लड आ रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलने लगेगा और ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा। तो देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हुई तो सबसे पहले थायराइड ग्लैंड निकलती है, तो थायराइड ग्लैंड को फीडबैक किसकी मिली, TSH की। और किसने निकाला, पिट्यूटरी ग्लैंड ने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने कहा कि तुम अपना हार्मोन निकालो, किसके थ्रू कहा, TSH के थ्रू। तो थायराइड ग्लैंड ने अपना हार्मोन निकालना शुरू कर दिया, तो इसे पीछे से फीडबैक मिली ना, और ब्लड में इसका लेवल बराबर हो गया। वही उल्टा कर दीजिए, अगर थायरोक्सिन ज्यादा हो जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड देखेगी कि ब्लड में थायरोक्सिन ज्यादा है, वो जो TSH निकाल रही थी इसको निकालना बंद कर देगी, थायराइड ग्लैंड के पास मैसेज जाना बंद हो जाएंगे, तो ये अपना थायरोक्सिन निकालना भी कम कर देगी। तो इस तरीके से हर प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए एक पीछे से इनिशिएशन मिलता है, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, और इस मैकेनिज्म के द्वारा वो प्रोसेस बैलेंस हो जाता है। किसके कारण, होमोस्टेसिस के कारण। तो ये था हमारे थायराइड ग्लैंड के द्वारा हार्मोन का बैलेंस। अब देखिए, हर टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। देखिए, जब बाहर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, ये इन्वायरमेंट है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, तो ये मैसेज हमारी स्किन में बेटा थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं, हमारी स्किन में टेम्परेचर के सेंसेशन को रिसीव करने वाले थर्मोरिसेप्टर होते हैं। हाई टेम्परेचर को लेंगे कैलोरी रिसेप्टर और लो टेम्परेचर को लेंगे फ्रीडो रिसेप्टर। हाई टेम्परेचर को कैलोरी रिसेप्टर और लो टेम्परेचर को कौन लेंगे, फ्रीडो रिसेप्टर। तो ये थर्मो रिसेप्टर है, टेम्परेचर के सेंसेशन को रिसीव करते हैं। तो जैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे स्किन के थर्मो रिसेप्टर मैसेज लेंगे, भाई टेम्परेचर वहां का बढ़ा, हमारी बॉडी का भी इंक्रीज करेगा। तो थर्मो रिसेप्टर मैसेज लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ा,
और ये मैसेज लेके जाएंगे किसके पास, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपने सुना होगा, हमारे ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बहुत सारे काम करता है। तो ये भी इसका एक काम है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो अब देखिए कैसे रेगुलेट करेगा। बाहर का टेम्परेचर बढ़ा, हमारे स्किन के थर्मोरिसेप्टर्स ने मैसेज लिया और हाइपोथैलेमस में पहुंचाया।